एक तूफानी रात थी। आसमान से बिजली कड़क रही थी और बारिश की गनगरज दिल दहला रही थी। अब्रिश की आंख खुली तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का हर लम्हा एक उलझा हुआ ख्वाब है। वो बिस्तर पर उठ बैठी, हाथ अपने पेट पर रखा जहाँ कभी एक बच्चे की धड़कन महसूस होने की उम्मीद होती थी, मगर अब वहां सिर्फ खालीपन था। बाहर का तूफान उसकी अंदरूनी भागती हुई आग की तरह था। वो खड़ी हुई और खड़ी हुई खिड़की के पास पहुंची। बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थी, जैसे उसकी आंखों के आंसू। अल्लाह, मुझे एक मौका दे, एक छोटी सी उम्मीद। उसने सरगोशी की और इसी लम्हे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर वो जॉब का एक ऐड नजर आया, जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। दिल की धड़कन तेज होगी। ये उसका मौका था, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी। तूफान रुक गया, जैसे अल्लाह ने सुन लिया हो, और सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। आज अवरिश का इंटरव्यू था। इस कंपनी में जॉब का ऐड उसने एक दिन ऑनलाइन साइट पर देखा था। कंपनी बहुत बड़ी थी और जॉब मिलने के चांसेस उसे कम ही लग रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियों में तो कितने ही लोग जॉब के लिए इंतजार में बैठे होते हैं, लेकिन ये अवरिश की किस्मत थी कि अप्लाई करने पर ही उसे इंटरव्यू का कॉल आ गई थी। अब अवरिश एक आलीशान ऑफिस के वेटिंग एरिया में बैठी थी। वो बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी और साथ में नजरें आसपास के लोगों पर डाल रही थी। उस ऑफिस में एक से बढ़कर एक लड़की इस जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी। ये मुल्क की जानी मानी कंपनियों में से एक कंपनी थी, जिसमें जॉब मिलना अब्रिश के लिए बहुत बड़ी बात थी। वेटिंग एरिया में मौजूद लड़कियां चेहरे पे मेकअप ऐसे लगाए हुए थी जैसे किसी पार्टी में मौजूद हो। अब्रिश ने सुना कि एक लड़की कह रही थी, सुना है इस कंपनी का मालिक मुस्तफ़ा शाह बहुत वजी शख्सियत का मालिक है, मगर मगरूर शहजादा है। अब्रिश तकरीबन आधे घंटे से लड़कियों की ही बातें सुन रही थी, जिसमें जिक्र सिर्फ मुस्तफ़ा शाह का ही था। अब्रिश को इन बातों में कोई दिलचस्पी न थी। वो तो बस अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहती थी और अपने आप को मजबूत बनाना चाहती थी। इतनी देर बैठने के बाद उसे प्यास की शिद्दत महसूस हुई, तो उसने रिसेप्शन से पानी पूछकर वाटर डिस्पेंसर के पास रखी कुर्सियों पर बैठ गई। वो वाटर डिस्पेंसर के पास चेयर पर बैठकर पानी पी रही थी कि अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। न चाहते हुए भी वो इस आवाज की तरफ खींची चली गई। पास ही एक रूम में एक उम्र रसीदा खातून एक बच्चे को लिए हुए थी, जो मुसलसल रो रहा था। अबरीश ने उस औरत से बच्चे के रोने की वजह पूछी, तो उन्होंने बताया, पता नहीं क्यों रो रहा है। अबरीश को हैरत हुई। नहीं बीवी, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं उसकी आया हूँ। थोड़े ही दिन हुए हैं मुझे इस बच्चे की आया बने हुए। अबरीश से जब रहा न गया तो उसने बच्चा उनके हाथ से लेकर अपनी गोद में लिया और उसे अपने सीने से लगाया। चंद ही पलों में बच्चा खामोश हो गया। अबरीश ने उसे गले से लगाया और आंखें मूंद ली। ढेरों सुकून ने उसे घेर लिया। एक बच्चे की कमी नहीं तो उसकी जात को तोड़ दिया था, साथ में उसके रिश्ते को भी। एक हादसे में वो माँ बनने की सलाहियत से महरूम हो गई थी और इसका निकाह भी टूट गया था। और उसके बाद जैसे उस ममता में तिश्कनी थी, जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये कैसा इंसाफ है। मैं एक बच्चे के लिए तड़पी और अल्लाह ने जैसे औलाद की नेमत से नवाजा, उसने अपनी औलाद आया की गोद में डाल दी। अबरिश काफी देर तक बच्चे को गोद में लिए बैठी रही और जब वो सो गया तो उसने शाल में अच्छे से लपेट कर उस औरत को वापस दिया। ठंड का मौसम है, इसलिए थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, बच्चों की हड्डियां कमजोर होती हैं। आप मालिश किया करें इनकी। अबरिश ऐसे बोल रही थी जैसे कई बच्चों की माँ हो। इस औरत ने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया जो महज 24-25 साल की होगी, मगर अपनी उम्र से कई बड़ी बातें कर रही थी। और दूसरी तरफ कमरे में मौजूद सीसीटीवी की मदद से मुस्तफ़ा शाह की नज़रें स्क्रीन पर थी और वह उसे गौर से देख रहे थे। अब उसके जहन में उसकी बीजान की बातें गूंज रही थी, जो उन्होंने उसे शादी के लिए फोर्स करने की बात कही थी, कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं और कोई हो सकती है जो जुल्करनैन को एक माँ से भरकर प्यार करे। चंद लम्हों में ही मुस्तफ़ा शाह ने अपने बेटे के मुस्तकबिल का फैसला कर लिया, बगैर ये सोचे कि इस फैसले में किसी और की जिंदगी भी जुड़ी हुई है। वेटिंग एरिया वापस आकर तकरीबन 10 मिनट बाद ही उसे ऑफिस में बुलाया गया। मिस अब्रिश फरमान साहब, आप अंदर जा सकती हैं। किस लड़की की आवाज़ ने उसे अंदर आने की इजाज़त दी। तब वो अपना बैग संभालकर दरवाजे से गुजरी और ऑफिस में दाखिल हुई।
فائل تھوڑی دیر پہلے ہی اندر پہنچ چکی تھی۔ سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ چیئر کے مخالف سمت میں مڑ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں ابریش کی فائل تھی جسے وہ غور سے پڑھ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ابریش نے سلام کیا تو سامنے سے بھاری مردانہ آواز میں اسے بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ وہ کافی پریشان تھی کیونکہ سامنے بیٹھا شخص مسلسل خاموش ہی رہا۔ تھوڑی دیر بعد چیئر گھما کر اور ابریش اس آدمی کے سامنے چہرہ دیکھا۔ براؤن گھنے بال، گھنی داڑھی اور مونچھیں صاف شفاف سرخ و سفید چہرے پر بالکل جچ رہی تھی۔ اس کے گہرے بھوری آنکھیں اور گھنی پلکیں سنجیدگی کی حد تک بھرپور تھی جو ابریش کو لمحوں میں چونکا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ بالکل کہانیوں میں موجود شہزادے جیسا لگ رہا تھا جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے، مگر ابریش فرمان صاحب تھی اور وہ عام لڑکیوں کی نسبت اپنے جذبات اور احساسات پر کہیں زیادہ قابو رکھتی تھی۔ فوراً اس نے اپنی نظریں ہٹائیں اور اپنی فائل دیکھنے لگی۔ گندمی صاف شفاف رنگت اور کھڑے ناک کے ساتھ سنجیدہ چہرہ لیے وہ اپنی بڑی بڑی کالی آنکھوں کے سامنے بیٹھے شخص کے وجود سے تھوڑا گھبرا رہی تھی۔ مصطفیٰ شاہ نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بات کا آغاز کیا۔ سمی سبرش فرمان صاحب، آپ کی کوالیفیکیشن اس جاب کے لیے کافی نہیں ہے، جبکہ اس پوسٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تو ہم آپ کو یہ جاب نہیں دے سکتے۔ سامنے بیٹھے مکروہ شخص کی بات سن کر ابریش نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا ہاتھ اپنی فائل لینے کے لیے بڑھا دیا۔ نظریں ابھی بھی نیچی رکھی ہوئی تھی۔ میرے لیے آپ کے لیے ایک اور جاب ہے۔ ابریش کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ شخص کس جاب کی بات کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں اور بھی لوگ موجود ہیں انٹرویو کے لیے اور مجھے جانا چاہیے۔ مصطفیٰ شاہ نے ابریش کو جاتے دیکھا تو مضبوط لہجے میں اسے روکا۔ مس ابریش، انٹرویو جاری ہے اور انٹرویو میرے مینیجر لے رہے ہیں، جبکہ میں مصطفیٰ شاہ اس کمپنی کا مالک ہوں۔ میں اس انٹرویو کا حصہ نہیں ہوتا، وہ اطمینان سے بولا۔ ابریش نے پوچھا، تو پھر کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ مجھے انٹرویو والے روم میں جانے کی بجائے اس کمرے میں کیوں بلایا گیا ہے اور کس جاب کی بات ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ شاہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ کے لیے ایک لائف ٹائپ جاب ہے۔ مطلب؟ ابریش نے سوال کیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے مس ابریش؟ ابریش چونک کر کھڑی ہوگی۔ وٹ؟ یہ کیسا سوال ہے؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ اس نے غصے میں پلٹنے کی کوشش کی۔ مصطفیٰ شاہ نے اسے روک کر کہا، جاب کی نیت سنتی جائے، شاید اس میں آپ کا فائدہ ہو۔ اور ایک بات اور، یہ آفر صرف آج، ابھی اور اسی وقت کے لیے محدود ہے، تو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ ابریش نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے شادی کرنی ہے، اپنے لیے نہیں لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ مجھے بس اس کے لیے ایک ماں چاہیے۔ اگر آپ ہاں کریں گی تو ہمارے بیچ ایک لائف ٹائم کانٹریکٹ ہوگا جس میں دنیا کے لیے آپ میری بیوی ہوں گی، مگر سچ یہ ہوگا کہ آپ اور میں ایک دوسرے کو کوئی ذاتی واسطہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ہر ماہ سیلری ملے گی، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی اور ساتھ آپ کو رہنے کے لیے ایک عالیشان زندگی ملے گی۔ ابریش بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنی آسانی سے یہ بات کر رہا ہے۔ مجھے آپ کی آفر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں آج، ابھی اور اسی وقت یہ آفر ٹھکراتی ہوں۔ ابریش کی بات پر مصطفیٰ شاہ نے غصے سے لب بھیج لیے کیونکہ آج پہلی بار کسی نے اس کی بات کی نفی کی تھی۔ اس کے بدلے میں آپ کو منہ مانگی قیمت بھی دے رہا ہوں، پھر بھی انکار کریں گی؟ آپ ویسے عجیب بھی بات ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ ابریش نے سرد لہجے میں جواب دیا، پر ہر پر ہرگز نہیں چاہیے۔ منہ مانگی قیمت؟ آپ کو اگر اپنے بیٹے کی آیا کی ضرورت ہے تو میں اس کے لیے بول رہی ہوں کہ میں آیا کے طور پر کام کرنے کو تیار ہوں، مگر میں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ مصطفیٰ شاہ غصے سے بیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ ہمیشہ سے وہ ہاں سننے کا عادی تھا، مگر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جسے وہ اپنے بیٹے کی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اس سب میں اس کی زندگی بھی شامل تھی۔ تم جو مرضی کر لو، شامل تو تم ہی میری زندگی میں ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں ابریش سے مخاطب ہوا اور فون پر اپنے مینیجر کو انسٹرکشن دینے لگا۔ ابریش گھر پہنچی تو امی ابو اپنے کمرے میں موجود تھے، تو ابریش بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اسے رہ رہ کر مصطفیٰ شاہ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کھوتا کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والا؟ مگر وہ بچہ، وہ کیسے اس آیا کے پاس رہے گا؟ میں تو اسے ٹھیک سے سنبھال بھی نہیں پا رہی تھی۔ مجھے کیا، اس کا بیٹا ہے، میں کیوں کسی اور کی اولاد کی فکر کروں؟ مگر وہ بچہ کتنا معصوم اور بہت پیارا بھی تھا۔ اس کا باپ ایک اکڑو انسان ہے، اس میں اس بچے کا کیا قصور؟
मगर मैं कैसे एक इंसान के साथ ज़िंदगी गुज़ार सकती हूँ, जिससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं होगा? कैसे सिर्फ़ किसी के नाम के सहारे मैं सारी ज़िंदगी गुज़ारूँगी? उससे तो बेहतर है कि मैं अकेली ही ज़िंदगी गुज़ारूँ। अब्रिश अपने कमरे में इधर से उधर टहल रही थी और मुसलसल मुस्तफ़ा शाह और उसके बेटे के बारे में सोच रही थी। ये वाक़या तकरीबन 1 हफ़्ते से ज़्यादा का था। मगर उसके बाद अब्रिश ने जहाँ भी अप्लाई किया, वहाँ से उसे मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला। और ये सब मुस्तफ़ा शाह की ही मेहरबानी का नतीजा था, जिससे अब्रिश लाइलम थी। एक बार गुजरने के बाद जब अब्रिश को जॉब ना मिली तो उसकी भाभी ने अपने भाई के रिश्ते की बात की, जिसे सुनकर उसके माँ बाप परेशान हो गए, क्योंकि शम्सा भाभी का भाई बहुत आवारा था और पहली बीवी ने उसकी मारपीट से तंग आकर तलाक ले ली थी। उसका भाई अब भाभी का हमायती था। वो परेशान सी नम आंखों से यकटक सामने डूबते सूरज को महवियत से देख रही थी कि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। अनजान नंबर देखकर पहले अब्रिश ने सोचा कि कॉल ना उठाए, फिर कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। मिस अब्रिश फरमान साहब बात कर रही हैं? सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। जी मैं ही अब्रिश हूँ, आप कौन? जी मैं शाह इंटरप्राइजेज से बोल रही हूँ। हमारे पास बॉस मुस्तफ़ा शाह आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या फ़ैसला किया है? हाँ या ना? अब्रिश ने जवाब नहीं दिया, बस खौफ से एक बार मोबाइल को देखा। अभी वो इस लड़की को खड़ी खोटी सुनाने ही वाली थी कि उसे एक बार फिर अपने माँ बाप की बातें याद आ गई। ठीक है, आप उनसे कहीं, मैं कल आकर उनसे बात करूंगी। अब्रिश ने ये कहकर कॉल काट दी बगैर कोई जवाब सुने। अब्रिश के जवाब पर मुस्तफ़ा शाह एक बार फिर ऑफिस से बाहर हो गए। ये मामूली सी लड़की क्या समझती है खुद को, मुझे अपनी एटीट्यूड दिखा रही है, उन्होंने दिल ही दिल में कहा। मुस्तफ़ा शाह ने एक बार फिर गुस्से से अब्रिश को मुखातिब किया। अगर वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद होती तो मुमकिन था कि मुस्तफ़ा शाह का गुस्सा उस पर किसी लावे की तरह बरसता। इन दोनों में मुस्तफ़ा शाह ने कई इंटरव्यू लिए थे, जुल्करनैन के लिए एक लाइफ टाइम मेड रखने की नीयत से, मगर वो अब्रिश जैसी जुल्करनैन से मोहब्बत करने वाली कोई लड़की ना ढूंढ पाए। जो भी लड़की आती थी, वो उसे फ़ौरन रिजेक्ट कर देते। हर एक उसे सिर्फ जॉब के तौर पर लेना चाहता था और वो ऐसा नहीं चाहता था। अब्रिश के अंदर मैंने उसमें मोहब्बत और ममता महसूस की थी, जिसकी उसके बेटे को अशद ज़रूरत है। तो एक बार फिर मजबूर होकर उसने अपनी पीए को अब्रिश को कॉल करने को कहा, क्योंकि कंपनी में अप्लाई करते वक्त उसने कॉन्टैक्ट के लिए अपना नंबर दिया था। मगर अब उसका जवाब सुनकर मुस्तफ़ा शाह खुद को ही कोस रहे थे कि क्यों वो एक लड़की की मिन्नत समाजत कर रहे थे। अगले दिन अब्रिश मुस्तफ़ा शाह के ऑफिस पहुंचे तो मुस्तफ़ा शाह उसे सट निगाहों से देखने लगे। सो मिस अब्रिश, क्या सोचा आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? मुस्तफ़ा शाह ने बगैर अब्रिश की तरफ देखे ही कहा, मुझे लगता है आपका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि ऐसी ऑफर आपको कभी नहीं मिल सकती। मुस्तफ़ा शाह की बातें सुनकर अब्रिश ने एक गहरी सांस ली और बात का आगाज किया। मुझे आपको कुछ बताना है, जी कहें। मुस्तफ़ा शाह अब अब्रिश की तरफ पूरी तवज्जो मरकूज किए हुए थे। मैं एक तलाक याफ्ता हूँ और तलाक की वजह से। अभी अब्रिश कुछ और ही कहती मुस्तफ़ा शाह ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे आप में या आपके माजी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने आपको बस हाँ या ना कहने के लिए बुलाया है। मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। मुस्तफ़ा शाह ने दो टोक अल्फाज में कहा। मेरी कुछ शराइत हैं। अगर आप मानते हैं तो हाँ, अगर आपको एतराज़ हो तो मेरी तरफ से ना ही समझेंगे। इस रिश्ते और मुस्तफ़ा शाह के नाम की अब अब्रिश को बहुत ज़रूरत थी, मगर वो बिल्कुल भी ये बात मुस्तफ़ा शाह को जताना नहीं चाहती थी। बहुत कोशिशों से वो अपने लहजे को हमवार रखकर मुस्तफ़ा शाह से बात कर रही थी, वरना अनजान लोगों के आगे उसकी कभी ज़ुबान नहीं चलती। मगर अब तो ये उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल था, तो उसे हिम्मत तो दिखानी ही थी। आपको एक आलीशान ज़िंदगी मिल रही है, शान और शौकत मिलेगी। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? मुझे आप जैसी शान और शौकत और आलीशान ज़िंदगी की कभी कोई ख्वाहिश नहीं रही। ये मेरी ज़िंदगी का मामला है। अबरिश ने साफ अल्फाज में मुस्तफ़ा शाह को बता दिया कि वो अपनी शराइत के बगैर जुल्करनैन की जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। ठीक है, बताएं आपकी शराइत क्या है? अगर मुझे मुनासिब लगी तो मैं मानूंगा। मुस्तफ़ा शाह लफ्ज़ पर जोर देकर कहा। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करूं, तो इस बात का ख्याल आप भी रखेंगे। अगर मुझे आपके मामलात में बोलने की इजाज़त नहीं है, तो आप भी मेरे मामलात से दूर रहेंगे। अगर मेरा आप पर कोई हक नहीं होगा, तो आप भी मुझ पर कोई हक नहीं जताएंगे। और सबसे अहम बात, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी।
یہ بات ہمیشہ صرف آپ اور میرے بیچ ہی رہے گی۔ اب آخری بات، میں ایک عزت دار گھرانے کی لڑکی ہوں اور ہر عزت دار لڑکی کی طرح میری رخصتی بھی میرے گھر سے ہی ہوگی۔ اس لیے آپ اپنے پیرنٹس کو میرے گھر لے کر آئیں۔ ابریش نے اپنی شرائط مصطفیٰ شاہ کے سامنے رکھی تو مصطفیٰ شاہ طنزیہ مسکرانے لگے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی یہ شرائط مانوں گا؟ بالکل، کیونکہ میں نے کوئی ناجائز مانگ نہیں کی آپ سے۔ مصطفیٰ شاہ کو بھی یہ سب مانگ ناجائز نہ لگی اور اپنے بیٹے کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کے گھر آؤں گا اور کل ہی ہمارا نکاح ہوگا اور میرے گھر آتے ہی آپ کانٹریکٹ سائن کریں گے۔ مصطفیٰ شاہ نے اپنی بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ ابریش نے مصطفیٰ شاہ کو اپنے گھر کا ایڈریس دیا۔ مجھے یقین ہے آپ کبھی کسی کو کانٹریکٹ کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ ابریش یہ کہہ کر آفس سے چلی گئی اور مصطفیٰ شاہ اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ کیا ایک باپ ہونا ایک آدمی کے لیے بھی کمزور ہونے کی بات ہے؟ کیوں وہ ابریش کی ہر شرط مان گیا تھا؟ اگلے دن مصطفیٰ شاہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ابریش کے گھر پر موجود تھے۔ ابریش نے پہلے ہی مصطفیٰ شاہ کے بارے میں سب کو گھر میں بتا دیا تھا، سوائے کانٹریکٹ والی بات کے۔ اس نے مصطفیٰ شاہ کو اپنے بیٹے کے لیے شادی کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا۔ دونوں گھرانوں میں بات چیت ہوئی اور سبھی کافی حد تک مطمئن تھے۔ بی جان کو ابریش کے گھر والے بہت اچھے لگے تھے اور ابریش بھی خوش تھے۔ فرمان صاحب کو بھی مصطفیٰ شاہ بہت بھایا اور مصطفیٰ شاہ نے سب سے بہت احترام سے ملاقات کی۔ فاطمہ تو اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آنے پر خوش تھی۔ فرمان صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا نکاح کل ہی ہو جائے۔ اصغر شاہ نے اصل مدعے کی بات کی۔ یہ کیسے ممکن ہے اصغر شاہ؟ آپ لوگ رشتہ آج لے کر آئے اور کل نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ اصل میں فرمان صاحب، پرسوں مصطفیٰ شاہ کو کچھ دن میں اپنے بزنس ٹور پر جانا ہے اور اسے وہاں کتنا ٹائم لگے یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے۔ ذوالقرنین بہت چھوٹا ہے اور اسے ایک ماں کی ضرورت ہے، صرف اس لیے ہم جلدی کر رہے ہیں۔ فرمان صاحب نے تھوڑا سوچا، پھر ابریش کے لیے دوسرے آئے ہوئے رشتوں کے بارے میں سوچ کر اللہ کا نام لے کر سب کو ہاں کر دیا اور اس طرح اگلے ہی دن ابریش اور مصطفیٰ شاہ کا نکاح سادگی سے کر دیا گیا۔ ابریش رخصت ہو کر شاویلا پہنچے تو مصطفیٰ شاہ کی نظریں اس پر تھیں۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابریش اس محل نما گھر کو کن نظروں سے دیکھتی ہے، مگر مصطفیٰ شاہ کی سوچ کے برعکس ابریش نے گھر کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھا۔ اس نے صرف ذوالقرنین کو دیکھا جو کسی عورت کی گود میں تھا۔ ابریش نے محبت سے ذوالقرنین کو دیکھا تو بی جان نے میٹ کو اشارہ کیا کہ ذوالقرنین کو ابریش کو دے دیا جائے۔ میٹ نے سر ہلا کر حکم پورا کیا اور ذوالقرنین کو ابریش کی گود میں دے دیا گیا۔ ابریش نے ذوالقرنین کو گود میں لیتے ہی اس سے پیار کیا۔ مصطفیٰ شاہ سب پر ایک نظر ڈال کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد بی جان نے ملازمت سے کہا کہ ابریش کو مصطفیٰ شاہ کے کمرے کی طرف لے جاؤ۔ ملازمہ نے دروازہ نوک کیا اور مصطفیٰ شاہ کی اجازت ملتے ہی ابریش کو کمرے میں لے گئی۔ سفینہ، جاؤ اسے ذوالقرنین کے روپ میں لے جاؤ، مصطفیٰ شاہ نے کہا۔ بی جان نے اندر داخل ہوتے تنبیہ آمیز نگاہوں سے دیکھا، پھر ملازمہ کو وہاں سے بھیج کر رخ مصطفیٰ شاہ کی طرف کیا۔ ابریش تمہاری بیوی ہے، اس رشتے سے وہ تمہارے کمرے میں ہی رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہارے جانے کے بعد وہ ذوالقرنین کے روپ میں شفٹ ہو جائے گی، مگر اس سے پہلے وہ یہیں رہے گی۔ بی جان نے دو ٹوک بات کی۔ بی جان، آپ کو پتہ ہے یہ شادی میں نے کیوں کی ہے اور اس کے آگے آپ مجھے کسی بھی چیز کے لیے پریشرائز نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ شاہ عالم نے کہا، کوئی مذاق نہیں ہوتا بی جان، یہ نکاح ایک مجبوری سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ مصطفیٰ شاہ نے بھی اپنی بات رکھی مگر بی جان کہاں ہار ماننے والی تھی۔ ابریش کو وہیں رہنے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ابریش جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی ہی رہ گئی تھی۔ بی جان کے جانے کے بعد مصطفیٰ شاہ نے غصے سے ابریش کو صوفے پر بیٹھنے کا کہا۔ اب تم کیا وہیں کھڑی رہو گی؟ بیٹھو وہاں جا کر۔ ابریش خاموشی سے کمرے میں موجود 3 سیٹر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ شاہ نے ایک نظر ابریش کو دیکھا۔ سنہرے رنگ کی گھیردار پاؤں تک آتی فراک میں سرخ رنگ کا دوپٹہ پہنے، کانوں میں چھوٹے مگر خوبصورت جھمکے، ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ مصطفیٰ شاہ نے اس کے سامنے کانٹریکٹ کے پیپر رکھے۔ میں نے آپ کی شرائط مانی، اب آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں، مصطفیٰ شاہ نے اب کے بار لہجے کو ہموار رکھ کر کہا۔ ابریش نے بھی بغیر کچھ کہے ہی پیپرز پر سائن کر دیا۔ مصطفیٰ شاہ پیپر لے کر کمرے میں بنے اسٹڈی روم میں چلے گئے، جبکہ ابریش وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ قریب 2 گھنٹے بعد جب مصطفیٰ شاہ واپس آئے تو دیکھا ابریش وہیں صوفے پر اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ مصطفیٰ شاہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ابریش نے گھڑی پر ٹائم دیکھ کر ان کی طرف دیکھا اور بولی، اسی وقت مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے سو چکے ہوں گے، آپ مجھے ذوالقرنین کا کمرہ دکھا دیجیے، میں وہیں جانا چاہتی ہوں۔
अबरिश का ऐसा मगरूराना अंदाज देखकर मुस्तफ़ा शाह का दिल चाहा कि उससे खूब बातें सुनाए, मगर फिर चुपचाप अबरिश को जुल्करनैन का कमरा बताया। अबरिश बगैर मुस्तफ़ा शाह की तरफ देखे कमरे की तरफ चल दी। पता नहीं ये खुद को समझती क्या है। इतना कहकर मुस्तफ़ा शाह अपना लैपटॉप लिए बैठ गए और स्क्रीन पर जुल्करनैन के कमरे में मौजूद खुफिया कैमरे की वीडियो ऑन कर दी। इसी कमरे की मदद से वह जुल्करनैन पर हर वक्त नजर रखते थे। अबरिश कमरे में आते ही जुल्करनैन को गोद में लिए बैठ गई और उसके साथ खेलने लगी। मुस्तफ़ा शाह काफी देर तक उन दोनों को देखते रहे। फिर जुल्करनैन को सुलाने के बाद खुद भी सोने के लिए लेट गई तो मुस्तफ़ा शाह ने लैपटॉप बंद किया और खुद बेड की जानिब बढ़ गए थे। कुछ दिनों के बाद मुस्तफ़ा शाह अपने काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले गए, जहाँ पर उन्हें तकरीबन 4 महीने लगे। जब वो वापस आए तो अब्रिश को देखकर थम सा गए थे। वो कैप्री के साथ शॉर्ट शर्ट पहने बहुत हसीन लग रही थी। वो सिर झटक कर बमुश्किल निगाहें हटा पाए। बीजान के हुक्म की वजह से वो कुछ देर उसके कमरे में रहती, मगर जैसे ही सब सोते वो जुल्करनैन के कमरे में चली जाती। लेकिन वो 2 दिन में उसे काफी जिद कर चुकी थी। हर बात का जवाब देना अब्रिश के लिए जरूरी था। तुम्हारी तलाक की वजह गालिबन तुम्हारी ये जुबान होगी ना, कुछ ज्यादा ही लंबी है, वो चिढ़कर बोला। अब्रिश का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। आप होते कौन है मुझे जज करने वाले? सिर्फ आप ही को बोलने का हक है, मुझे कोई नहीं। अगर आप किसी को बातें सुना सकती हैं तो सुनने के लिए डालिए। वो तब कर बोली और वहां से चली गई। मुस्तफा शाह पीछे महज गुस्से से बीचों ताप खा कर रह गई थी। अगले दिन उन्हें ऑफिस में काफी ज्यादा काम था। वो पूरा दिन मसरूफ रहे और शाम को घर पहुंचे तो थकावट बहुत ज्यादा थी। थकन की वजह से मुस्तफ़ा शाह बेड पर लेटते ही सो गए थे, मगर भूख की शिद्दत से उनकी आंखें खुल गई थीं। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। मुस्तफ़ा शाह वॉशरूम फ्रेश होने के लिए चल दिए थे। किचन में आलिया बेगम ने अपनी निगरानी में मुस्तफ़ा शाह का पसंदीदा खाना तैयार करवा लिया था। खाना बिल्कुल रेडी था तो आलिया बेगम ने अब्रिश को कहा कि मुस्तफ़ा शाह को जगाएं और खाने के लिए बुलाएं। अब्रिश सर हिलाकर मुस्तफ़ा शाह के कमरे की तरफ चल दी। ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर वो सो रहे होंगे तो उन्हें आवाज दे दोगी कि उठ जाएं और अगर आकर खाना खा लें, और अगर जाके होंगे तो दरवाजे से ही बोलकर वापिस आ जाऊंगी। ये सब सोचते हुए अब्रिश मुस्तफ़ा शाह के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। पहले दरवाजा नॉक किया मगर कोई जवाब न आया, तो दरवाजा खोलकर खुद कमरे में गई, मगर कमरे में भी कोई न था। मुमकिन था कि मुस्तफ़ा शाह वॉशरूम में हो। वो वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करके आलिया बेगम का पैगाम मुस्तफ़ा शाह तक पहुंचाकर वहां से भागना चाहती थी, मगर हाय रे किस्मत, जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ उठाया, इसी वक्त मुस्तफ़ा शाह ने दरवाज़ा खोल दिया। मुस्तफ़ा शाह वाइट ट्राउज़र पहने बगैर शर्ट गले में तौलिया डाले फ्रेश फ्रेश सा वॉशरूम के दरवाजे पर खड़े थे। अब्रिश ने उसे देखकर फौरन रुख फेर लिया। वो आपको मम्मा खाने के लिए बुला रही है। अब ये कहकर कमरे से भागने लगी कि अचानक मुस्तफ़ा शाह ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींच लिया। मुस्तफ़ा शाह की इस हरकत पर अबरीश की सांस बंद होती महसूस हुई। मैं जब से आया हूँ तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी? मुस्तफ़ा शाह की इतनी गुर्बत पर अबरीश बौखला सी गई थी। मैंने क्या कहा? मुझे मम्मा ने कहा था कि आपको कहूँ कि खाने के लिए आ जाए। अबरीश ने बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा किए। मुस्तफ़ा शाह के पास से शॉवर जेल की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जिसे अब्रिश पूरी तरह महसूस कर सकती थी, और ये खुशबू से मदहोश भी कर रही थी। अपनी लिमिट में रहो और मुझसे दूर रहो, समझी तुम? मुस्तफ़ा शाह ने उसके बाजू पर गिरफ्त मजबूत की तो अब्रिश दर्द की शिद्दत से करा उठी। मुझे दर्द हो रहा है। अब्रिश बस इतना ही बोल पाई, मगर मुस्तफ़ा शाह पर तो जैसे कुछ असर ही नहीं हुआ। मैंने तुम्हें पहली मुलाकात में ही ये बात बावर करवा दी थी कि मुझसे और मेरे मामलात से दूर रहना, मगर तुम्हारे तो कुछ और ही ज़्यादा पर निकल आए हैं। मुस्तफ़ा शाह ने नागवारी से अब्रिश को देखा, जिसकी आंखों से एक आंसू बहकर उसके रुखसार पर आ गया था। आइंदा अगर तुमने मुझसे जुबान दराजी की तो उससे भी ज्यादा बुरा पेश आ सकता हूँ। मुस्तफ़ा शाह ने झटके से अब्रिश को खुद से दूर किया। अब्रिश तेजी से कमरे से निकल गई। खाना खिलाने के बाद जुल्करनैन को उसने सुलाया और फिर बोझल दिल के साथ कमरे की तरफ चल गई, क्योंकि उसे मालूम था कि बीजान अभी खुद आकर देखेंगी कि वो अपने कमरे में गई है या नहीं। मरे मरे कदमों के साथ वो कमरे में पहुंचे तो मुस्तफ़ा शाह लैपटॉप पर काम कर रहे थे। वह धीरे से चलती हुई बेड के किनारे पर बैठ गई, बार बार घड़ी की तरफ देखती और कभी मुस्तफ़ा की तरफ नजरें डालती। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए वो उठकर बाहर जाने लगी। किधर जा रही हो? मुस्तफ़ा की गंभीर आवाज़ पर वो मुड़कर उसे देखने लगी।
वो माथे पर बल डाले उससे देख रहा था। सुल्करनैन के पास वो सर झटक कर बोली और दरवाजे के हैंडल को घुमाने ही लगी थी कि मुस्तफ़ा शाह गुस्से से लैपटॉप को साइड पर रखकर उठे, पास आए और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब रिश्ना समझी से उसे देखने लगी। ये क्या बदतमीजी है? ये सवाल मेरा होना चाहिए। कब तक चलेगा ये सब? ये मेरे साथ चूहे चूहे बिल्ली का खेल खेलना बंद करो। बीवी हो तो बीवी बनकर रहो। मुस्तफ़ा शाह दांत पीस कर बोला तो वह हैरानी से उसे देखने लगी। आप शायद भूल रहे हैं कि मेरे और आपके बीच डील हुई थी और हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? आप भूल गए हैं क्या? मैं आपकी बीवी सिर्फ नाम की हूँ। आप ना तो मेरे ऊपर कोई हुक्म चला सकते हैं और ना ही मुझे आपके साथ यहाँ रहने की पाबंदी है। अबरीश ने तेज लहजे में कहा, मुझे इस तरह चैलेंज मत करो। और कौन सी डील? ये वाली डील? कहते हुए मुस्तफ़ा शाह मुड़ा और साइड टेबल से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर निकालकर टुकड़े टुकड़े करके बॉस्टिक में फेंक दिए थे। अबरीश बेयकीनी से उसे देख रही थी। मुस्तफ़ा शाह ने उसके दोनों बाजुओं को जकड़कर दीवार से चिपकाया और उसे डायरेक्ट आंखों में देखने लगा। किस चीज़ का गरूर है तुम्हारे अंदर? शक्लो सूरत अल्लाह ने बस वाजिबी सी दी है। मेरे सामने तो बिल्कुल आम लगती हो। फिर मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे होती है तुम्हारी? मुझे देखकर लड़कियां सांस लेना भूल जाती हैं और तुम ऐसे दिखाती हो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एटीट्यूड किस बात का है? जरा मुझे भी बताओ। उसने अपने बाजुओं पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है मुस्तफ़ा, छोड़िए मुझे। अबरिश ने गुस्से से कहा और खुद को छुड़वाने की कोशिश की और साहिराना आंखों में नमी सी दौड़ गई थी जो एक पल के लिए मुस्तफ़ा की धड़कन को रोक गई थी। वो बेख्तियार झुकता हुआ उसकी आंखों पर अपने लब रख के और जोर से आंखें मींच ली। उसके याकूती नरम मुलायम लब कपकपा रहे थे। वो तड़प कर उसके हसार से निकलने लगी, मगर मुस्तफ़ा ने उसके बाजुओं से जकड़कर उसे जोर से बेड पर पटका और उस पर झुककर अपनी बाहों में कैद कर लिया। अबरिश उसके हसार से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका नर्म और नाजुक वजूद मुस्तफ़ा की मजबूत गिरफ्त और तवाना जिस्म के सामने बेबस साबित हुआ। कुछ ही देर में वो इस पर हावी हो गया और उसकी तमाम मज़ाहमत रायगा गई थी। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद वो पुरसकून से सो गया और अबरीश की सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। कुछ देर बाद उसने सर उठाकर उसे देखा। अगर तुम्हें अपने रोने का शुगर पूरा करना है तो तुम जाओ यहाँ से, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो बेजारी भरे लहजे में बोला। अबरीश ने अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसकियों को दबाते हुए उठकर बाहर निकल गई। सुलकरनैन के पास आकर वो कितनी देर वहां बेड से टेक लगाए रोती रही, ये किसी ने नहीं जाना। उसे मुस्तफ़ा से इस हरकत की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी, मगर मुस्तफ़ा ने उसके साथ उस रिश्ते को उसकी रजामंदी के बगैर आगे बढ़ाया था, जिसमें ना तो मोहब्बत थी और ना ही किसी किस्म की अपनायत। सुबह को जब वो उठी तो पूरा बदन बुखार और दर्द से तड़ा रहा था, मगर वो खुद को संभाल कर सुल्कनैन के सारे काम कर रही थी। शायद दुख सह सह कर वो इतनी ढीठ हो चुकी थी कि अब उसे किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। शाम को आलिया बेगम के कहने पर वो खाना तैयार करने लगी, क्योंकि मुस्तफ़ा की छोटी बहन अपनी स्टडी मुकम्मल करके लंदन से आज वापस आ रही थी। उसने खाना किस तरह तैयार किया ये वही जानती थी, और रात तक उसकी तबीयत मजीद खराब हो चुकी थी। मुलाजमा ने उसे कई बार आराम करने के लिए कहा, मगर वो उसे टालती हुई अपना काम कर रही थी। कुछ ही देर में लाउंज में सब इकट्ठे हो गए। मुस्तफ़ा की दोनों बड़ी बहनें भी अपने शोहर हसरात और बच्चों के साथ पहुंच चुकी थी। अबरीश ने मुलाजमा के साथ खाना लगाया और सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना लगे। किसी ने भी उसके बारे में नहीं पूछा, और पूछते भी क्यों? जब उसके शोहर को ही उसकी परवाह नहीं थी तो किसी और ने क्या करनी थी। खाना खाने के बाद अबरीश चाय बनाकर ट्रे थामे लॉन्ग रूम में आई, मगर उसके हाथ कँपा रहे थे। बमुश्किल उसने सबको ग्रीन टी दी थी। मुस्तफ़ा को जब वो पकड़ाई तो दोनों की निगाहें मिली। मुस्तफ़ा के दिल में एक पल के लिए मलाल सा आया, मगर वो सर झटक कर काँपा करने लगा। हाथ अबरीश के हाथ से मस हुआ तो मुस्तफ़ा के हाथ में जैसे आग की चिंगारियां भड़क उठी। उसने चौंक कर उसकी जानिब देखा, मगर तब तक अबरीश वहां से वापस पलट गई थी। वो रात का खाना भी नहीं खा पाई, और जब वो बिस्तर पर लेटी तो अबरीश होशो हवास से बेगाना होती चली गई। मुस्तफ़ा रात गए तक अपने ऑफिस में काम करता रहा, और फिर सोने से पहले कैमरे में सुल्करनैन को देखा तो वो रो रहा था, और उसके पहलू में सोई बेखबर अबरीश को देखकर उसका गुस्सा भड़ गया था। वो गुस्से से लैपटॉप बंद करता हुआ कमरे में गया और जुल्करनैन को बाजू में थामे अबरीश के कंधे को हिलाते हुए पुकारने लगा,
मगर वो गनोदगी में ही थी। मुस्तफ़ा ने गुस्से से पास पड़ा हुआ पानी का जग पूरा उस पर उल्टाया। अब्रिश एकदम से उठकर बैठ गई और बमुश्किल आंखें खोलकर मुस्तफ़ा को देखने लगी, जो गजबनाक अंदाज में उसे देख रहा था। तुम्हें इस बच्चे के लिए यहाँ लाया गया है। अगर तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी तो मुझे बता दो। मुस्तफ़ा ने गुस्से से फंकारा। अब्रिश ने टाइम देखा तो 3 बज रहे थे और ये वक्त जुल्करनैन के दूध पीने का था। वो बमुश्किल उठी और अपने कामते वजूद से नीचे बढ़ने लगी, मगर अभी वो तीसरी सीढ़ी पर ही थी कि उसकी आंखें बंद हो गई और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। साथ ही उसकी दिल खराश चीखों से शावेला गूंज उठा। उसकी चीखें सुनकर सब लोग अपने अपने कमरों से निकल आए। मुस्तफ़ा भी जुल्करनैन को लेकर नीचे भागा तो ब्रिश जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अरे ये कैसे गिर गई? आलिया बेगम ने हड़बड़ाकर पूछा। मुस्तफ़ा जल्दी से जुल्करनैन को मुलाजमा के हवाले करते हुए उसकी जानिब लपका और जैसे ही उसे थामा तो वो आग की मानी दहक रही थी। इसे तो बुखार है, उसका माथा छूते हुए वो बेचैनी से बोला और खून को रोकने के लिए उसका दुपट्टा उसके माथे पर रखा। सुबह से बुखार था बीबी जी को। मैंने कितनी बार कहा कि काम ना करे, मगर वो कह रही थी कि कुछ नहीं होता। इतना सा बुखार तो होता ही रहता है। शायद थकावट की वजह से बुखार सादा हो गया है। मुलाजमा की बात सुनकर मुस्तफ़ा लब भींच कर उसे गोद में उठाकर बाहर के जानिब लपका। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके असरो शोक से उसे जल्द ही एडमिट कर लिया गया था। पूरी रात गुजर गई और सुबह हो चुकी थी। मुस्तफ़ा ने घड़ी पर वक्त देखा तो 10 बज चुके थे। ऑफिस में उसने अपने मैनेजर को सब संभालने का कहकर इमरजेंसी वार्ड के शीशे के पास से अब्रिश को देखा, जो होशो हवास से बेगाना लेटी थी। कुछ 1 बजे के करीब उसे होश आया और जैसे ही अब्रिश की आंखें खुली, मुस्तफ़ा की जान में जान आई। कुछ ही देर में उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मुस्तफ़ा ने फ़ोन करके उसके वालिदैन को वहीं बुला लिया था। उसकी माँ अब्रिश के पास थी और वो उन्हें ख्याल रखने का कहकर अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस चला गया था। मगर ऑफिस जाकर भी उसे चैन कहाँ था। उसका दिल अब्रिश में ही अटका हुआ था। 5 बजे ऑफिस खत्म होने के फौरन बाद वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। अंदर दाखिल हुआ तो अब्रिश टेक लगाए बैठी थी और उसकी वालिदा उसे सूप पिला रही थी। मुस्तफ़ा सलाम करते हुए सामने सोफे पर बैठ गया। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? उसकी तरफ देखते हुए बोला। अब्रिश महज सर इस बात के लिए हिला गई थी। कुछ देर बाद जब उसकी वालिदा बाहर गई, वो चलता हुआ अब्रिश के पास आकर बैठ गया। तुमने बताया क्यों नहीं था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? वह संजीदगी से बोला। अब्रिश फीके से मुस्कुरा दी और तल्ख लहजे में बोली, इतनी छोटी मोटी तकलीफ पर मैं वावेला नहीं करती, और वैसे भी मुझे आदत ही नहीं कि किसी को अपना दुख बताऊं। मुस्तफ़ा शर्मिंदा सा हुआ। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने गुस्से में तुमसे पूरा जग पानी डाल दिया। अब्रिश ने कुर्ब से जवाब दिया। आपके सॉरी करने से क्या होगा? और वैसे भी अगर मैं बीमार नहीं होती तब भी आपको यह हक हासिल है नहीं था कि इस तरह मेरे साथ गैर इखलाकी सलूक करते। खैर, आपसे कुछ भी बाइत नहीं है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके नज़दीक तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ना मेरी फीलिंग, ना एहसासात और ना मेरे दर्द की। परसों रात आपने अपनी मनमानी करते हुए अपना हक ले लिया और कल रात अपने बेटे की जिम्मेदारी में गफलत बरतने पर सजा भी दे दी। अगर वो मेरा सगा बेटा होता तब भी यही करते, यकीनन नहीं, क्योंकि फिर आपको पता होता कि इस पर मेरा भी हक है। मगर अब आपको यही लगता है कि मेरा उस पर कोई हक नहीं, मैं सिर्फ एक आया हूँ। उसके अल्फाज पर मुस्तफ़ा शर्मिंदा से पानी पानी हो रहा था। अब्रिश ने थोड़ी देर सुकून से सांस लेते हुए कहा, खैर छोड़िए इन बातों को। मैंने घर में फ़ोन किया था। जुल्करनैन बहुत ज़्यादा रो रहा है। आप प्लीज़ घर चले जाएं। ये सुनकर मुस्तफ़ा चौंक गया था। कोई बात नहीं, घर में सब लोग हैं, वो संभाल लेंगे। मुझे तुम्हारे पास रहना है। उसने निगाहें चुरा कर बोला। अब्रिश ने साफ लहजे में कहा, मैंने कहा ना, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और यहाँ मेरी माँ है, मुझे संभाल सकती है। मगर उसे संभालने के लिए घर में कोई नहीं है। आप प्लीज़ जाइए, घर में वैसे भी शादी का माहौल है तो सब लोग बिज़ी हैं और जुल्करनैन को मुलाज़मों के हवाले करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। अब्रिश ने सपाट लहजे में कहा, तो तुम्हें लगता है मेरी फैमिली उसे संभाल नहीं सकती? वह तल्ख लहजे में बोला। ये कब कहा मैंने? ये बात तो कुछ महीने पहले आपने ही कही थी ना, जब आपने मुझे प्रपोज किया था। पहली बार आपका बेटा ऑफिस में ही देखा था। अगर आपकी फैमिली संभाल सकती तो आप उसे ऑफिस ना लेकर आते। अब्रिश ने हकीकत बयानी से उसे आईना दिखाया। वो लब भींच कर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर गुस्से से उठकर बाहर निकल गया। समझती क्या है खुद को, मेरी फैमिली के बारे में इस तरह बात करेगी? माना कि कल रात मेरी गलती थी, मगर उसका ये मतलब नहीं कि मुझे सुनाई ही जाएगी। वो गुस्से में खुद से बातें करते हुए आगे बढ़ा।
कुछ ही देर में उसकी गाड़ी वेला के सामने पहुंची और वो अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में सब लोग बैठे चाय पीने के साथ साथ कपड़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। वो भी सलाम करता हुआ उनके पास बैठ गया। हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो तुम चलोगे साथ? उसकी बड़ी बहन ने पूछा। वो लब भींच कर कुछ पल उन्हें देखता रहा। सुलकरनैन कहाँ है? उनकी बात का जवाब देने की बजाय सुलकरनैन के बारे में पूछने लगा। वो कमरे में ही होगा, मुलाजमा पास ही है उसके। आलिया बेगम ने लापरवाही से जवाब दिया। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मुझे मुलाजमा पर कोई भरोसा नहीं होता। फिर भी आपने उससे सारा दिन मुलाजमों के हवाले किए रखा। वह सर्द लहजे में बोला। क्या हो गया, दिमाग खराब है तुम्हारा? मैंने तो आज तक तुम लोगों को कभी नहीं संभाला था। हमेशा आया वगैरह आप लोगों को देखती थी। और तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को देखूंगी? मुझे उसके अलावा और कोई काम नहीं है। आलिया बेगम ने नागवारी से जवाब दिया। आपने हमें बचपन से ही आया के हवाले किया है, इसीलिए तो मैं अपने बच्चे को किसी के हवाले नहीं करना चाहता। जो मैंने महरूमियाँ देखी वो अपने बच्चे में नहीं देखना चाहता, इसीलिए मैंने ये शादी की। वो अगर बीमार है तो क्या आप कुछ दिन ख्याल नहीं रख सकते? वह इंतहाई कड़वे लहजे में बोला। पता नहीं तुम्हारे अंदर ये कौन सी मिडिल क्लास सोच है जो तुम्हें चैन नहीं लेने देती। अपने साथ साथ दूसरों को भी घुमाए रखते हो। इसलिए कहा करती थी ना, बीजान के सोहबत में कम रहो। अपने जैसा बना दिया है उन्होंने तुम्हें। आलिया बेगम ने मुंह बनाकर कहा। वो गुस्से से उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में आया तो मुलाजमा मजे से टीवी देख रही थी और जुल्करनैन वहीं कारपेट पर नीचे सोया हुआ था। उसके कपड़े भी इंतहाई गंदे लग रहे थे। उसे देखते ही मुलाजमा हड़बड़ा कर उठी। दफा हो जाओ, कमरे से तुम लोगों को न जाने किस चीज की तनख्वाह मिलती है, जाओ। वो अपना गुस्सा मुलाजमा पर निकालते हुए बोला तो वो घबराकर बाहर की जानिब भागी। उसकी ऊंची आवाज सुनकर सुल्करनैन उठकर भां भां करने के लिए रोने लगा था। उसने जल्दी से उसे गोद में उठाकर चुप करवाना चाहा, मगर वो चुप ही नहीं हो रहा था। मम्मा, वो रोते हुए बोला तो मुस्तफा एकदम साकित रह गया। वो आज अपना पहला लफ्ज बोला था। वो 1 साल का होने वाला था मगर कुछ भी नहीं बोलता था, क्योंकि प्री मिच्योर होने की वजह से वह दूसरे बच्चों के मुकाबले में हर चीज में पीछे था। उसने बैठना भी मुश्किल से स्टार्ट किया था और अभी वो चलना स्टार्ट नहीं हुआ था, और आज उसने पहला लफ्ज बोला और वो भी मम्मा। वाह रे माँ के चमचे, 4 महीनों में ही माँ का हो गया है। और बाप, जिसने इतने महीनों से तुम्हारे साथ वक्त गुजारा, उसे भूल ही गए हो? वो बुड़बुड़ाता वो उसे उठाकर कंधे से लगाकर इधर उधर चलते हुए लोरी गाने लगा, जो कि उसने अब्रिश को गाते हुए सुना था। मगर वह चुप होने की बजाय और ज्यादा रोने लगा। आपकी बार उसने चिढ़कर उसका मुंह साफ किया और बैग में कपड़े और डायपर रखने के बाद उसके कंधे से लगाए बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल में मौजूद था। वो जब अंदर दाखिल हुआ तो फातिमा बेगम नमाज अदा कर रही थी, जबकि अब्रिश सो रही थी। उसने पास जाकर जुल्करनैन को उसके साथ बिठाया तो जुल्करनैन अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसका चेहरा छूते कलकारियां मार रहा था। अब्रिश की किसी मीठे एहसास से जैसे आंख खुली। अपने पास बैठे जुल्करनैन को देखकर वो मुस्कुरा दी। फिर उसे अपने ऊपर बिठाए थे। गुदगुदाया तो वह खिलखिलाकर हंसने लगा। मुस्तफा मुतमईन सा मुस्कुराता हुआ उन्हें देख रहा था। फिर वो उसे अपनी गोद में लिए उठकर बैठ गई। आप उसे यहाँ क्यों ले आए? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं जानती कि उसे कोई इन्फेक्शन हो मुझसे, और वैसे भी बच्चों को इस तरह हॉस्पिटल में नहीं लाना चाहिए। वो सुलकर के बालों में उंगलियां फेरते हुए परेशानी से बोली। तो फिर क्या करता, तुम ही बताओ। रो रहा था, इतनी किसी को परवाह नहीं थी। तुमने सच ही कहा था, मेरी फैमिली को कोई परवाह नहीं है इसकी। वो तल्ख लहजे में बोला। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता इस दौर में, और इनमें से हर एक अपनी जगह दुरुस्त भी है। वो क्यों आपके बच्चे को संभाले? कोई किसी के बच्चे को नहीं संभालता। ये आजमाई हुई बात है। मैं उसकी स्टेप स्टेप मदर हूँ। शायद मैं भी औरों की तरह मुकम्मल होती तो उसे वैसे प्यार नहीं दे पाती, या शायद मेरी नेचर ऐसी है। मुझे कुछ नहीं पता। उसके चेहरे पर कुर्ब भरे तासुरात थे और मुस्तफ़ा चौंक कर उसे देखने लगा। औरों की तरह मुकम्मल मतलब? मुस्तफ़ा ने पूछा। वो तल्ख अंदाज में मुस्कुरा गई। क्या करेंगे जानकर? आपने तो कहा था कि मेरी मासी से कोई लेना देना नहीं है। वो अफसरदा लहजे में बोली। मुस्तफ़ा उसे कितनी देर गौर से देखता रहा। शायद उसके चेहरे पर कुछ खोजना चाह रहा था, मगर उसके चेहरे पर साफ तकलीफदा तासुरात थे। फिर सर झटक कर वो जुल्करनैन के कपड़े निकालने लगी। उसके कपड़े काफी ज्यादा गंदे हुए थे। मैं साथ लाया हूँ, सो प्लीज वाप से साफ करके उसे चेंज करवा दोगी? मुस्तफ़ा ने पूछा। फुबा मुश्किल बेड से उठने की कोशिश करने लगी, मगर तकलीफ से जोर से आंखें मीच गई।
मुस्तफ़ा ने उसे थाम कर वापस लौटा दिया। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही शायद खुद गर्ज हो गया हूँ, तुम आराम करो। कोई बात नहीं, मैं खुद कोशिश करता हूँ। मुस्तफ़ा ने कहते हुए उसके कपड़े उतारने चाहे, मगर जुल्करनैन उसके सख्त हाथ लगने पर भां-भां करने के लिए रोने लगा था। फातिमा बेगम ने सलाम फेरते हुए मुस्तफ़ा को सलाम किया और फिर पास आकर जुल्करनैन को थाम लिया। लाइए, अपने नवासे को हम खुद कपड़े पहनाते हैं। फातिमा बेगम ने धीमी सी मुस्कुराहट से कहा और फिर जुल्करनैन के कपड़े चेंज करने लगी। जुल्करनैन ने बगैर किसी मज़ाहमत के उनसे कपड़े चेंज करवाए। बहुत अच्छे भई, बाप के हाथ में कांटे लगे थे? वो चिढ़कर बोला। तबरिश के साथ साथ फातिमा बेगम भी हंस पड़ी और उन्हें हंसता देखकर जुल्करनैन भी खिलखिलाकर हंसा। नहीं बेटा, कांटों की बात नहीं होती। आपको चेंज नहीं करने आते होंगे और इस चक्कर में आपसे हाथ सख्त लग रहे होंगे, जिसकी वजह से बच्चा रो रहा था। अब हर काम करने का एक तरीका होता है और इस काम को करने से पहले सीखना पड़ता है। हमने भी ऐसे नहीं कर लिया था। फातिमा बेगम ने अपने असली नर्म लहजे में कहा। मुस्तफ़ा गहरा सांस भर के रह गया। फिर कुछ देर के बाद उसने बाहर जाकर कुछ खाने पीने का सामान लिया और फातिमा बेगम को दिया। इन लोगों ने वहीं बैठकर खाना खाया। आंटी जी, आप चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। आप आराम कीजिए जाकर, मैं अब्रिश के पास हूँ और वैसे भी कल तक इंशाल्लाह छुट्टी हो जाएगी। उसने फातिमा बेगम से कहा, मगर फातिमा ने वहां से हिलने से इनकार कर दिया। मगर अब्रिश के जोर देने पर वह जाने पर राजी तो होगी, मगर जाने से पहले उसे काफी ज्यादा हदायत देना नहीं भूली थी। मुस्तफ़ा ने वहां एक हेल्पर को पैसे देकर अब्रिश के पास रुकने को कहा था और जुल्करनैन तो वैसे भी सो चुका था। फातिमा बेगम को छोड़ने के बाद जब वो वापस आया तो अब्रिश भी सोई हुई थी और हेल्पर पास बैठी ऊँघ रही थी। हेल्पर को जाने का कहा। उसने दरवाज़ा बंद किया और बेड के पास रखे स्टूल पर आकर बैठकर अवनीश को गौर से देखने लगा। न जाने बज़ाहिर वो आम सी नज़र आने वाली लड़की उससे ख़ास क्यों लगने लगी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उससे मोहब्बत कर पाएगा, मगर हाँ, उसका दिल इकरार कर रहा था कि वो दिलो-जान से अवनीश को चाहने लगा था। कुछ देर के बाद वो उसके पास ही बेड पर सर टिकाए सो चुका था। अवनीश की आँख खुली तो उसने सर घुमाकर देखा और एकदम चौंक गई, क्योंकि उसके हाथ पर हाथ धरे सर बिल्कुल उसके कंधे के पास रखे स्टूल पर बैठे-बैठे मुस्तफ़ा सो रहा था। उसने फिर दोबारा निगाह घुमाई तो उसकी दूसरी साइड पर जुल्करनैन उससे लिपट कर सो रहा था। उसने आहिस्ता से मुस्तफ़ा के हाथ से अपना हाथ खींचा तो मुस्तफ़ा आंखें मिलाते हुए सर उठाकर उससे देखने लगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? उसके माथे को छूते हुए बोला। तो वो महज सर हिलाकर रह गई थी। मुझे वॉशरूम जाना था, वो आहिस्ता से बोली और उठकर बैठी। मगर जैसे ही खड़ी हुई तो उसके पाँव पर वजन ही नहीं पड़ा। वो कराहती हुई वापस बैठ गई। क्या हुआ? मुझे फ़ील हो रहा था मेरे पाँव में दर्द है, मगर शायद मेडिसिन की वजह से कुछ पल के लिए सुकून मिला था। मगर पाँव पे वज़न नहीं पड़ रहा। मुझे लग रहा है मेरे पाँव की हड्डी फिर से खिसक गई है। वो अपने लब निचले निचले लब को दाँतों तले दबाते हुए अपने दर्द को ज़ब्त करते हुए बोली, मगर आँखों में वासिया नमी थी। मुस्तफ़ा ने उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर नर्स को बुलाया और नर्स उसे वॉशरूम तक ले गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कुछ तस्वीर से उसकी जानिब देखा। मुझे लग रहा है या तो मोच आ गई है या कोई और मसला है। आपके पहले भी कभी पाँव में चोट वगैरह आई है? डॉक्टर ने पूछा। जी, मेरा कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसमें मेरे पाँव की हड्डी क्रैक हुई थी, जो बाद में जुड़ गई थी, मगर सर्दियों में कभी कभार दर्द होता था। मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि इसी पाँव पे अगर कोई चोट आए तो बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। वो आहिस्ता से बोली, चलिए मैं एक्सरे वगैरह करवाने के बाद देखता हूँ क्या मसला है। डॉक्टर ने कहा और फिर कुछ देर के बाद उसके सारे टेस्ट वगैरह हुए। एक्सरे में उसकी हड्डी फिर से खिसकी हुई लग रही थी। डॉक्टर ने उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा। आंटी, मेरे घर में तो आजकल शादी के फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं, तो सब लोग बहुत बिजी हैं, तो ठीक से वो लोग अब्रिश का ध्यान नहीं रख पाएंगे। आप उसे प्लीज कुछ दिन के लिए अपने पास रख लीजिए। मुस्तफ़ा शर्मिंदा से अंदाज में बोला। अरे क्यों नहीं बेटा, उसमें कहने वाली क्या बात है, और कोई बात नहीं, मैं ध्यान रख लूंगी। फातिमा बेगम ने जल्दी से कहा। नहीं अम्मी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो जुल्करनैन मेरे बगैर नहीं रह सकता ना? अब्रिश ने बेचैनी से कहा। तुम आंटी जी के साथ ही जाओगी, जुल्करनैन तुम्हारे साथ ही चलेगा? मुस्तफ़ा ने कहा तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। फिर फातिमा के बाहर जाने के बाद वो मुस्तफ़ा की तरफ गुस्से से देखने लगी। आप ये मुझ पर एहसान क्यों कर रहे हैं?
آپ کو अपनी गलती सुधारने के लिए सब करने की ज़रूरत नहीं। वो तब कर बोली, तुम्हें किसने कहा कि मैंने कोई गलती की है, जिसकी मैं तलाफ़ी करने के लिए ये सब कर रहा हूँ? मैं अपने बेटे के लिए ये कर रहा हूँ और खुद के लिए भी। तुम ठीक रहोगी तो मेरा बेटा संभाल पाओगी ना? मुस्तफ़ा ने जवाब दिया। मुस्तफ़ा भी फिर मुस्तफ़ा ही था। अपनी गलती तो मानना जानता ही नहीं था। दिल में जितना भी मलाल हो मगर जुबान पर कभी सॉरी का लफ्ज़ भी नहीं आएगा। शायद अब्रिश दिल ही दिल में झुंझला सी गई थी। फिर मुस्तफ़ा उन्हें खुद घर तक छोड़ने आया था। फिर मुस्तफ़ा उन्हें खुद घर तक छोड़ने तक आया था। अब्रिश की भाभी तो बहुत अजीब निगाहों से देख रही थी। मगर मुस्तफ़ा को इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वो घर के लिए निकल आया। मगर घर आकर भी उसे कहाँ चैन था। दिल तो कहीं वहीं रह गया था। न जाने कितनी बार सुल्करनैन का पूछने के बहाने वो अब्रिश को फ़ोन कर चुका था और दिल ने कई बार सोचा कि उससे भी पूछ ले कि उसकी तबीयत कैसी है, मगर ज़ुबान साथ ही नहीं दे रही थी। अगले दिन सुबह उठते ही उसने फिर से फ़ोन किया, मगर दूसरी तरफ से फ़ातिमा बेगम ने उठाया था। वो, मैं ज़ुल्करनैन का पूछना चाह रहा था। कैसा है वो? उसने झिझकते हुए पूछा। जी बेटा, वो ठीक है माशाल्लाह। वो मेरे पोते-पोती है ना, उनके साथ खेल रहा है। अभी-अभी खाना खिलाकर फ़ारिग हुई हूँ और अबरिश तो बस बेचारी पूरी रात ही सो नहीं पाए। उसके दर्द भी बहुत है, पाँव में। दूसरी तरफ से फ़ातिमा बेगम ने तफ़सील से जवाब दिया। उनकी आखिरी बात पर वो बेचैन सा हो उठा। उसे किसी और डॉक्टर को दिखा दे। उसने बेचैनी से पूछा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। जिस डॉक्टर से पहले इलाज करवाया था ना, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैं सोच रही थी उसी के पास ले चलती हूँ। फातिमा बेगम ने कहा, जी मैं बस तैयार होकर अभी पहुँचता हूँ, फिर हम वहीं पर चलते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा और फिर उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर में वो अब्रिश के वालिदैन के घर मौजूद था। वहाँ से अब्रिश को लेकर वो अब्रिश की भाभी के साथ डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर कोई लेडी डॉक्टर थी। उसने चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए भाभी की तरफ देखा। बहुत बहादुर हैं आपकी नंद, वरना इतने बड़े हादसे के बाद कोई भी इंसान खुद को इस हद तक नहीं संभाल सकता। मगर उसने ना सिर्फ संभाला, बल्कि अपने ऊपर बल्कि अपने ऊपर आई मुसीबत पर सब्र किया। डॉक्टर बोलती जा रही थी और वह उलझता जा रहा था। क्या मतलब? कौन सा हादसा? उसने आखिर पूछ ही लिया। क्यों? आपको नहीं पता? आप तो शौहर हैं ना उनके। डॉक्टर ने कहा। उसने बेख्तियार अब्रिश की तरफ देखा तो वो भी उसकी जानिब देख रही थी। नहीं, दरअसल हम दोनों ने एक दूसरे के माजी के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। अब की बार अब्रिश ने जवाब दिया। डॉक्टर ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। इतनी इम्पोर्टेंट बात बतानी तो चाहिए थी ना। तुम शायद जानती नहीं हो कि तुम्हारा पहले भी रिश्ता इस बात की वजह से टूटा है। अब्रिश की भाभी ने कहा तो वो खोजती निगाहों से अब्रिश को देखने लगी। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में तफसील से जाकर घर में बात करनी चाहिए। मुझे नेक्स्ट मरीज को चेक करना है। डॉक्टर ने जल्दी से बात को समेटा। वो अब्रिश को लेकर क्लिनिक से निकल आए। मुझे तो वैसे हैरत ही हुई है कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात को मिस कर दिया। आपको कम से कम पूछना चाहिए था इससे कि इसका पहले निकाह क्यों टूटा। भाभी ने मुंह बनाकर पूछा। मुझे लगता है कि आपको हमारे मामलात में नहीं बोलना चाहिए और जो भी बात है वो मैं अपनी बीवी से पूछ लूंगा। सो प्लीज आप चुप रहिए। मुस्तफ़ा ने अब की बार बगैर किसी लगी लिपटी के जवाब दिया तो भाभी ने बुरे बुरे मुंह बनाते चुप हो गई। मुझे लगता है कि आपको हमारे मामलात में नहीं बोलना चाहिए और जो भी बात है वो मैं अपनी बीवी से पूछ लूंगा। सो प्लीज आप चुप रहे। मुस्तफ़ा ने अब की बार बगैर किसी लगी लिपटी के जवाब दिया तो भाभी बुरे बुरे मुंह बनाकर चुप हो गई। वो उसे घर छोड़ने के बाद ऑफिस के लिए निकल आया। 10 दिन के बाद उसके पाँव में काफी बेहतरी नजर आई थी। तो वो उसे लेकर वापस मेंशन आ गया था। उसे खुद गोद में उठाकर कमरे तक लाया और सख्ती से मना किया कि वो बिस्तर से हिलेगी भी नहीं। घर में शादी के हंगामे भी स्टार्ट हो चुके थे। वो व्हील चेयर पर ही बैठकर फंक्शन अटेंड करती रही। आज उसके पाँव का प्लास्टर उतर चुका था और वो अब खुद चलने लगी थी, बिना किसी सहारे के। मुस्तफ़ा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और इन दिनों वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजरता ही चला गया। जुल्करनैन 2 साल का होने वाला था और वह जब जुल्करनैन की ज़िंदगी में आई थी तो तब जुल्करनैन महज 6 महीनों का था और बहुत ही लागिर और कमज़ोर था। मगर अब जुल्करनैन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और खूबसूरत था और उसमें अब्रिश का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उसने जुल्करनैन पर अपनी जान निछावर कर दी थी। आज जुल्करनैन की बड़ी धूमधाम से दूसरी सालगिरह मनाई गई थी, क्योंकि पहले की बार तो उसके पाँव में चोट लगी थी तो सिंपल सी घर के लोगों ने ही केक कट करके मनाई गई थी।
मगर इस बार उसने खुद सारे इंतजामात किए थे। फंक्शन से फारिग होने के बाद अब्रिश के मैके के लोग भी सबके साथ बैठे ग्रीन टी पी रहे थे। मुझे लगता है कि अब तुम लोगों को जुल्करनैन की बहन भी ले आनी चाहिए। अचानक से आलिया बेगम ने कहा तो बाकी सब भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगे। आप दुआ कीजिए क्योंकि मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरी भी प्यारी सी बेटी हो जो बिल्कुल अब्रिश जैसी हो। उसने गुमसुम से बैठी अब्रिश को देखते हुए कहा। अब्रिश की भाभी ठट्ठा मारकर हंस पड़ी। बस फिर आप तीसरी शादी की तैयारी कर लें अगर बेटी की ख्वाहिश पूरी करनी है, क्योंकि ये तो वो बंजर जमीन है जहाँ पर कोई अनाज नहीं उगने वाला। अब्रिश के भाभी के अल्फाज पर सबके चेहरों के रंग मुतगय्यर हुए और मुस्तफ़ा बेयकीनी से उसे देख रहा था, जो कि कुर्ब से आंखें मीच कर बैठी थी। इतना बड़ा धोखा, शर्म नहीं आई आप लोगों को इस तरह अपनी बांस बेटी का वजूद हम पर डालते हुए? आलिया बेगम ने चीख कर कहा। फिर मुस्तफ़ा की सब बहनें भी उन्हीं को ब्लेम करने लगी और मुस्तफ़ा बस उसी को ही देखता जा रहा था जिसका चेहरा शिद्दत से सबसे सुर्ख हुआ था। बस करिए आप लोग, इसमें कसूर मेरा है। आप प्लीज़ अब्रिश को कुछ मत बोलिए। अब्रिश तो मुझे बताना चाहती थी मगर मैंने उससे कहा था कि मुझे उसके माजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब अगर किसी ने मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता। वो सर्द लहजे में बोला। अब्रिश एक झटके से उठी और वहाँ से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मुस्तफ़ा उसके पीछे ही चला आया था। वो टेरेस पर रेलिंग पर हाथ जमाए ज़ब्त के कड़े मराहिल पर थी। मुस्तफ़ा ने रेलिंग से टेक लगाते उसके चेहरे की जानिब देखा। तो अगर रोना चाहती हो तो मेरी बाहों में आकर रो सकती हो, मुस्तफ़ा ने बोझल लहजे में कहा। क्या कहूँ अब आपको? मुझे लगा था कभी भी आपको मुझसे औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी, इसलिए मैं भूल गई थी कि मैं बांझ हूँ। वो तल्ख लहजे में बोली। शट अप बेवकूफ़ लड़की, खबरदार अगर तुमने खुद को बांझ बोला। तुम्हारा ये दिल ममता से भरा हुआ है। तुमने जितनी केयर मेरे बेटे की है, इतनी शायद उसकी सगी माँ भी ना कर पाती। तुमने अपनी जान तक निछावर की है मेरे बेटे के लिए, अपनी मोहब्बत निछावर की है। तुम्हारे अंदर इतनी मोहब्बत, इतनी ममता है, तो तुम बांझ कैसे हुई? वो लोग बांझ हुआ करते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। लोगों को जो सिर्फ दूसरों में ऐब तलाश करते हैं, जो सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। तुम मफाद परस्त नहीं हो, ना तुम किसी की ऐबजोई करती हो। तुम मुकम्मल हो। अधूरे ये सब लोग हैं जो तुम्हें बांझ समझ रहे हैं। पता है कुछ अरसा कबल मुझे भी अल्लाह से यही शिकवा रहता था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन लिया, सुल्करनैन से उसकी माँ को छीन लिया। मगर आज मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह हमें अगर अधूरा करता है ना तो हमारे जरिए किसी और को मुकम्मल करता है। जैसे मैं और मेरा बेटा तुम्हारे साथ मुकम्मल हुए और तुम हमारे साथ। क्या हुआ अगर हमारी बेटी नहीं होगी, हमारा बेटा है, अल्लाह उसकी लंबी उम्र करे। उसकी हम जब शादी करेंगे ना, तो जो उसकी बीवी होगी वो हमारी बेटी ही होगी। तो हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। एक वक्त पर मैं अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। मुस्तफ़ा बोलता जा रहा था और अब्रिश के दिल में जैसे ठंडी मीठी फवार पड़ रही थी। बरसों का गुबार जो दिल में जमा हुआ था वो एकदम से निकला और वो दूसरे पल उसके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। बस मेरी जान, मुस्तफ़ा उसे दिलासा देते हुए अपनी बाहों में कैद कर गया। चाँद ने मुस्कुराते हुए ये मंज़र देखा और फिर शर्मा के बदलियों में छुप गया था। 8 साल के बाद, "अब्रिश जल्दी आ जाओ, हमें अस्पताल पहुँचना है। वहाँ सब लोग हमारे मुंतज़िर होंगे।" मुस्तफ़ा ने आवाज़ लगाई। अब्रिश ने आईने में एक नज़र खुद पर डाली। ब्लैक कलर की फुल स्लीव साड़ी में, कंधों पर शाल ओढ़े वो बहुत सोबर और बावकार लग रही थी। वो धीमे कदमों से बाहर आई। आज उन्हें एक अस्पताल के विज़िट के लिए जाना था और यह अस्पताल मुस्तफ़ा ने ही बनवाया था। अस्पताल पहुँचकर डैन ने उनका इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ लोगों से मिलने के बाद जब वो घर निकलने ही वाले थे, तब चंद पुलिस ख़वातीन एक औरत को लिए आती नज़र आईं। वो औरत बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। जिस्म पर कैदियों का लिबास था। डॉक्टर्स ने फ़ौरन केस हैंडल किया। अब्रिश ने हैरत से पूछा, "क्या आप बता सकते हैं ये सब क्या है और क्यों है?" लेडी पुलिस ने बेजारी से जवाब दिया, "जी, ये औरत अपने शोहर को कत्ल करके जेल पहुंची थी। कुछ महीने पहले कहती तो यही है कि वो उसे किसी के हाथों बेचने वाला था, इसलिए उसने उसे कत्ल कर दिया। मगर कत्ल तो फिर कत्ल होता है ना? अब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हामला थी और कुछ देर पहले ही जेल में काम करते हुए गिर गई थी।" अब्रिश अफसरदा होगी। वो बार-बार पलटकर उस औरत की तरफ देख रही थी, जिसके खत-ओ-खाल बता रहे थे कि वो कभी बहुत हसीन तरीन होगी। कुछ देर बाद उस औरत को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। "मुस्तफ़ा, हम कुछ देर ठहर जाएँ यहाँ, जब तक उसकी डिलीवरी होती है?" उसने उम्मीद से पूछा। मुस्तफ़ा ने सोचकर इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और उसने एक लागर बोगर बहुत प्यारी बच्ची को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा, "अभी उसकी माँ की हालत बहुत ख़राब है। कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है वो बच ना पाए।" ये सुनकर अब्रिश का दिल डूब गया। बच्ची को नर्सरी में शिफ्ट कर दिया गया। वो दोनों घर के लिए निकले मगर पूरा रास्ता
अब्रिश रोती रही यहाँ तक कि घर पहुँच कर भी। मुस्तफ़ा ने तसल्ली दी, बस करो, रोज़ ही ऐसे वाक़यात होते हैं। तुम अगर हर वाक़या देखकर रोओगी तो तुम्हारा क्या होगा? अब्रिश ने डबडबाई आँखों से कहा। मगर मेरे सामने जो होगा, इस पर तो मैं रोऊँगी ना मुस्तफ़ा। इस बच्चे का क्या होगा? अगर माँ बच गई तो वो जेल में पलेगी, वहाँ के माहौल में, और अगर माँ न बची तो फिर? उसकी आवाज़ खौफज़दा थी। मुस्तफ़ा ने नरमी से कहा, अल्लाह उसका निगहबान है, यही कह सकते हैं। अब चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ। सुबह ज़ुल्करनैन के स्कूल फंक्शन में जाना है। अब्रिश ने सोने की कोशिश की मगर पूरी रात करवटें बदलती रही। अगला दिन ज़ुल्करनैन के स्कूल में गुजरा, मगर शाम होते ही उसने मुस्तफ़ा को मजबूर किया कि वो अस्पताल ले चले। वहाँ जाकर पता चला कि वो औरत कुछ देर पहले ही होश में आई थी और उसके कहने पर बच्चे को यतीम खाने भेजने का इंतज़ाम हो चुका है। डॉक्टर, क्या मैं उस बच्ची को अडॉप्ट कर सकती हूँ? उसने बेताबी भरे लहजे में पूछा तो मुस्तफ़ा चौंक गया। डॉक्टर ने जवाब दिया, जी आप उसकी माँ से पूछ लीजिए। ये सुनकर वो मुस्तफ़ा के साथ उस कमरे की जानिब बढ़ गई जहाँ वो औरत मौजूद थी। अंदर दाखिल हुई तो वो औरत बच्ची को गोद में लटाए रो रही थी और उसके नन्हे नन्हे हाथों को चूम रही थी। अब्रिश उसके करीब जाकर बोली, कैसी हैं आप? वो औरत चौंक कर उसे देखने लगी। डॉक्टर ने बात बढ़ाते हुए कहा, ये आपकी बेटी को अडॉप्ट करना चाहती हैं। डॉक्टर की बात पर उस औरत की आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए थे। वो तल्खी से बोली, कमाल करती हैं मेम साहब, आप एक कातला की बेटी को पालेंगी? मौशरा जीना हराम कर देगा आपका। अब्रिश ने धीमे लहजे में कहा, तुम्हारा नाम साबरा है, मुझे रिसेप्शन से पता चला है। तुम सच में सब्र वाली हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वो इंसाफ नहीं है, मगर कानून कानून होता है और हम कानून के आगे मजबूर हैं। और रही बात मुआशरे की, मुआशरा तो मुझे इस बात पर भी जीने नहीं देता कि मैं बांझ हूँ, जबकि मैंने चंद माह के बच्चे को पाल पोस कर 8 बरस का कर दिया है। मुआशरा किसी हाल में भी जीने नहीं देता साबरा, मगर मैं अपने ज़मीर का क्या करूँ? मेरा ज़मीर इस वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं इस बच्चे को यतीम खाने जाने दूँ। मैं यतीम खाने के बच्चों को तो अडॉप्ट नहीं कर सकती, मगर उसे कर सकती हूँ। तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी समझकर पालूंगी और इतनी काबिल बनाऊंगी कि यह मुआशरा खुद ब खुद उसे कबूल करेगा और उसे किसी मुजरिमा की बेटी नहीं समझेगा। अब्रिश ने हाथ जोड़कर कहा तो वो औरत नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो आहिस्तगी से बोली, अब मुझे अपने रब से कोई शिकवा नहीं है। मैं अरसा हो गया है अपने रब से यही पूछती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसकी मसलहतों को समझ ही ना पाई। नशई बाप ने अपने दोस्त के साथ ब्याह दिया और इस शख्स ने मुझ पर सितम के पहाड़ ढाए। 5 बार बच्चा ज़ाया हुआ मेरा। फिर उस शख्स ने मुझे जुए में हार दिया। मैं बहुत रोई, फिर मैंने उससे कत्ल कर दिया। ये जानते हुए भी कत्ल करना हराम है, मगर क्या करती, फिर खुद को पुलिस के हवाले हो गई। वो रुक कर गहसा गहरा सांस लेकर बोली, फिर से तुम जरीफी देखो ना, दोबारा माँ बनने की खुशखबरी मिली। रोज रोती रही और अल्लाह से कहती रही कि मेरे मुकद्दर तो ऐसे ही हैं तो मेरी बच्ची के भी ऐसे ही होंगे। मगर उस रब की अनायत देखो, उसने मेरे सारे शिकों को एक पल में ख़त्म करके बता दिया कि मेरे फैसले कभी गलत नहीं होते। वो हर अधूरे को किसी ना किसी तरह पूरा करता है। किसी से कुछ लेता है तो दूसरे ही पल कोई और ख्वाहिश पूरी करके उसकी झोली में भर देता है। मुझे आज उसने एक पल में सब कुछ दे दिया। अब मुझे कोई खौफ नहीं। वो औरत जो कम पढ़ी लिखी और कम अकल समझी जाती थी, अल्फाज ऐसे बोल रही थी जैसे बहुत बड़े सबक दे रही। इस ज़माने ने उसे बहुत बड़े-बड़े सबक पढ़ाए थे। फिर साबरा ने अपनी बेटी की गोद में डाल दी। अब्रिश ने उसका माथा चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अभी आज की रात तुम यहीं पर हो। अपनी बेटी को जी भरकर प्यार करो। मैं कल से तुम्हारी अमानत लेने आऊंगी। अब्रिश ने कहा तो वो औरत मुस्कुरा दी। अगली सुबह जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि साबरा कुछ देर पहले ही वफात पा चुकी है। ये सुनकर अब्रिश साकित रह गई। उसने आगे बढ़कर साबरा का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। अब्रिश का दिल चाहा कि चीख चीख कर रोए। न जाने उस माशरे में कितनी साबरा हैं जो इसी तरह तकलीफ में गुजरती हैं, मगर हर साबरा को दुखों से आज़ाद करने के लिए कोई अब्रिश नहीं आती। अब्रिश ने उस रोती हुई नैनी जान को सीने से लगा लिया और मुस्तफ़ा ने खुद अब्रिश की ख्वाहिश के मुताबिक साबरा की तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया। वो लोग जब उस नन्ही सी कली को लेकर घर पहुंचे और घर में सबको उस दास्तान के बारे में बताया तो आलिया बेगम ने थोड़ा इतराज़ किया, मगर अब्रिश ने उन्हें कायल कर ही लिया था। सुल्करनैन तो इस नन्ही शहजादी को देख देख कर निहाल हो रहा था। मम्मा, ये एंजल मेरी है ना? वो आयरा के नन्हे हाथों को चूमते हुए न जाने कितनी बार पूछ चुका था और अब्रिश मुस्कुराकर उसके बाल बिखेरते हुए कई बार हाँ में जवाब दे चुकी थी। कुछ देर बाद वो बच्चों को सुलाकर कमरे में आई तो मुस्तफ़ा उसका मुंतज़िर था। वो पास आकर उसके कंधे पर सर रखे उसकी शर्ट के बटनों से खेलने लगी। मैंने आपसे पूछे बगैर आयरा को लेने का फैसला किया, सॉरी।
वो मुंह बसोड़ कर बोली तो मुस्तफ़ा शिद्दत भरा लम्स उसके माथे पर छोड़ा। पगली, तुम्हारा हर फैसला दुरुस्त होता है, ये मैं जानता हूँ, और मेरी प्यारी सी वाइफ कभी गलत हो ही नहीं सकती। वो उसकी नाक खींचते हुए बोला, छी! मुस्तफ़ा, मैंने कितनी बार कहा है मेरा नाक मत खींचा करें। वो मुस्तफ़ा के हाथ पर मारते हुए बोली तो वो हंसते हुए उसे अपनी बाहों में लेते आंखें मूंद गया। वो इतने सारे अधूरे लोग एक दूसरे के साथ मुकम्मल हो गए थे, और ज़िंदगी उसी का नाम है। हर इंसान अपनी ज़ात में अधूरा होता है, मगर किसी और के साथ वो पूरा होता है, और अल्लाह ने ये किसी न किसी तरह पूरा कर ही देना होता है। और अगर इस जहाँ में कोई पूरा नहीं हो पाता तो अगला जहाँ तो है ही ना। यही तो एक मोमिन की निशानी है कि वो दुनिया की तकलीफ़ों पर सब्र के साथ आखिरत पर यकीन रखता है। वो जानता है कि दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ है, और यहाँ की तकलीफ़ें समंदर के कतरे जितनी, मगर आखिरत की नेमतें पूरा समंदर है। इंसान अगर यही सोच रख ले तो उसके बहुत सारे गम हल्के हो जाएं, और ये बात सोचना भी कहीं ना कहीं हमें मुकम्मल करती है। हम सब अधूरे हैं, मगर कहीं ना कहीं पूरे हैं।